अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 74 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, कल जो नॉर्मल लेक्चर होगा ना 75, उसमें मेरा दिल है कि बिल्कुल स्टार्ट से ही आगे सेट शुरू करूँगा। ये क्वेश्चन 1 जो है, इसमें जितना काम आज करवाया था ना मैंने सुबह वाली क्लास में, ठीक है, वो क्विकली दोबारा करूँगा। उसमें 15 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। इनकम स्टेटमेंट एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और बैलेंस शीट, लेकिन साथ ही मैं उसका नोट भी बना दूंगा। जनरल एंट्री शायद ना करूं, लेकिन फिर मैं इस शीट को उठा दूंगा और फिर एक ऐसा सवाल करूंगा जिसमें प्रायर ईयर एरर की करेक्शन होगी। फिर उसमें भी मैं एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज इन इक्विटी, बैलेंस शीट, नोट भी बना डालूंगा। हाँ, काम इतना कोई नहीं है। फिर हम आप आमने सामने रख के देखेंगे कि फ़र्क क्या है। एक आधा फ़र्क होगा, आपका जो है वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर होमवर्क में आपको 4-5 सवाल दे के भेजूँगा जिनके साथ आप खपेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, और जब आएंगे तो फिर उनको मैं डिस्कस करूँगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है, बात समझ गए मेरी प्लानिंग? ये सुबह वालों को नहीं बताना, शाम वाली क्लास में बता रहा हूँ। अच्छा, कल जो करना है हमने। अच्छा जी, चेंज इन इक्विटी के अंदर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि ये सवाल जो है ना आपके सामने खुल जाएँ। हाँ, ये सवाल आपके सामने खुल जाए, मतलब इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक रहती हैं, तो तरतीब से चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 को छोड़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 मैंने करवा दिया था। इसमें थोड़ा सा मामला ये है कि मैंने ये ऐड करवाई है लाइन। दरअसल ये है भी ऐसे ही जब मैंने ऐड करवाई है, लेकिन चूँकि ये FAR 2 से उठाया हुआ सवाल था तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद वाला प्रॉफिट यहाँ पे लिख के दे दिया गया था। मैंने वो लिख के बता दिया आपको कि वो चार्ज हो चुकी है डेप्रिसिएशन, वरना आपके जहन में आ सकता था कि ये प्रॉफिट बगैर उस डेप्रिसिएशन के चार्ज हुए निकाला। नहीं, ऐसा नहीं है, वो चार्ज करके निकाला, मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैश डिविडेंड एंड बोनसेस। हाँ, तो बोनस, कैश डिविडेंड एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड और पेड ड्यूरिंग द इंटरिम। कोई इंटरिम इशू नहीं होता, इंटरिम डिविडेंड ही होता है सिर्फ, या फाइनल या इंटरिम। ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही किसके लिए होते हैं? डिविडेंड के लिए। ये डिविडेंड के लिए ख़ास लफ्ज़ हैं। इंटरिम इशू, फाइनल इशू, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो बोनस इशू अकेला लिखा हुआ है तो ठीक है, बाकी यार कोई गल नहीं, मैं क्या दोवें ठीक नहीं। तुमने को गलती से दूसरी एंट्री कर, अजम्पशन लिख देना बस, ठीक है। हाँ, दोनों एंट्री सही है। मैं कह रहा हूँ कि लॉ में दोनों एंट्री, असल तो एंट्री ही रिटेन्ड अर्निंग्स शेयर प्रीमियम के अंदर ना लिखो, लेकिन लॉ कहता है बेहतर है शेयर प्रीमियम यूज़ कर लो कुछ चीज़ों में। वही बताने लगा हूँ आज की क्लास में, वही बताना है आपको। ठीक है, तो बात ये हमने की थी कि वैसे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, इसकी ये करेक्शन आपको करवा दी है। ठीक है ना। इसमें आपके पास अब क्या इसका सोल्यूशन है? ये यहाँ पे नहीं है, सारा 140 यहाँ से माइनस होना है, तो ये भी चेंज होना है और यहाँ भी कुछ आना है। ऐसे ही है ना, हमने सोल्यूशन किया था। ओहो, लिखना भाई। तो यहाँ पे 70 और यहाँ पे क्या आ गया? 140 माइनस हुआ तो क्या आ गया? 12, 125। बड़ी मेहरबानी जनाब। ठीक है, ये हमने किया था, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी। ओके। अच्छा, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, दोनों सही हैं। आई के ये कहा था है दोनों सही। हाँ, आधा नंबर कट जाएगा तो फेल नहीं होगे, बाकी सही कर लेना ना। ठीक है, तुम वही समझते हो कि जो मुझे आधा नंबर नहीं आता मैंने फेल उस वजह से होना है, उस वजह से बंदा कभी नहीं फेल होता। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 के बाद पास पेपर 1, पास पेपर 2 में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। पास पेपर 1, 2 में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं है, चलो फिर आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। असल में ना जी, असल में जो शेयर प्रीमियम होता है, असल में एक चीज़ बताता हूँ आज आपको बड़ी अहम। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है उसमें पड़े होते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। एंड क्या मतलब शेयर प्रीमियम भी एक रिजर्व है, मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस भी एक रिजर्व है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स भी एक रिजर्व है, मतलब जनरल रिजर्व्स तो नाम से ही लग रहा है रिजर्व है। ठीक है, इसका मतलब
शेयर कैपिटल ये है, वो तो बाप है सबका, ठीक है ना, और उसके बच्चे कुछ। शेयर कैपिटल, इसको इसीलिए उर्फ आम में यूं भी कह दिया जाता है इक्विटी को, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। शेयर कैपिटल एंड बोल अक्सर अक्सर लोगों को बोलते सुनोगे आप, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ठीक है, सही है। अब मुझसे सुन रहे हो तो कोई नहीं, आप जिंदगी में सुनना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। रिजर्व्स में शेयर कैपिटल नहीं है। शेयर कैपिटल वो ओरिजिनल पैसे हैं जो कंपनी के अंदर फेस वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट किए गए, ठीक है ना। बाकी सब क्या है, रिजर्व्स। कुछ महंगे शेयर्स इशू करके प्रीमियम के नाम से लिए, ये रिजर्व में पड़ा हुआ है। कुछ प्रॉफिट्स कमाए हैं, बांटे नहीं हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स रिटेन्ड है बिजनेस में, इस नाम से रिजर्व पड़े हुए हैं। कुछ हमने रिजर्व अनरियलाइज गेन के रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। जनरल रिजर्व ये रिटेन्ड अर्निंग में से क्रिएट किया हुआ, कुछ स्पेशल रिजर्व होता है। तो रिजर्व्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। अब इसमें दो तरह के रिजर्व्स हैं, अगर आप गौर फरमाएं तो। फरमाएं ज़रा गौर। ओह, गौर किधर गया जी, ज़रा गौर फरमाएं तो कोई फ़र्क नज़र आता है इन चार में? शेयर कैपिटल तो हो गया ना अलग, इसको तो छोड़ो ना अलग, ये तो है शेयर कैपिटल, ये तो शेयर है, शेयर, ठीक है। अच्छा जी, एक बारी फिर। अच्छा, ये रिजर्व्स हैं, इन रिजर्व्स में कोई फ़र्क नज़र आता है तो बताओ। रियल सरप्लस भाई कह रहे हैं अनरियलाइज है, कोई और ज़रा सादा अल्फाज में समझाओ, तो बड़ी मुश्किल ज़बान में बात की आपने। और आसान करो बात को जी। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, इसमें से डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। असल में ये कहानी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है चाहे शेयर प्रीमियम है, ये दोनों कैश डिविडेंड बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। कैश डिविडेंड शेयर प्रीमियम से नहीं दे सकते, कैश डिविडेंड रीवैल्यूएशन सरप्लस में से भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो रिजर्व्स जिनमें से कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना किया जा सके, उनको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व्स। क्या कहा जाता है जी? कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका मैं मतलब भी लिख देता हूँ, ज़रा एक मिनट, मुझे कैपिटल रिजर्व पहले पूरा कर लेने दो। कैपिटल, ये भी ना थ्योरी के अंदर काम आएगी, चीज़ लिखी हुई मिलेगी। कैपिटल रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स होते हैं कि विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, अंग्रेजी छोड़ो, कैश, जिनमें से वो जिन जो अभी क्लास में लेट, जिनमें से कैश डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड जी? कैश डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता, ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप गौर फरमाएं तो अगले दोनों रिजर्व्स जो हैं वो दोनों ही क्या हैं, किस नेचर के हैं? वो ऐसे हैं जिनमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है। क्या मतलब? कैश डिविडेंड सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से बांटा जाता है, ये याद रखो, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से। आप जनरल रिजर्व को मैं क्यों इसके साथ मिला रहा हूं? वो जनरल रिजर्व में पैसे अलग करके रखे हैं ना, अगर जरूरत पड़नी है वहां पे रिटेन अर्निंग में कम हो गया और हम कैश डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं तो यहां से निकाल के वापस रिटेन अर्निंग में रख लें, फर्क नहीं पड़ता, बांटा जा सकता है जनरल रिजर्व को भी एज अ कैश डिविडेंड वापस रिटेन अर्निंग में क्लासीफाई करके। तो कैश डिविडेंड हमेशा कहां पर हिट करता है आकर? कैश डिविडेंड सिर्फ कहां पे आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। कैश डिविडेंड ने यहां से माइनस होना है, तो पहले दो में से तो कैश डिविडेंड माइनस होना नहीं, इसमें से भी होना नहीं है माइनस, लेकिन ये वापस रिक्लासिफाई करके हम इसमें से बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों रिजर्व्स का नाम किताबों में एमसीक्यू के लिए मैंने एक आधा एमसीक्यू तैयार करवाया आपका, ठीक है ना। रेवेन्यू रिजर्व्स कहते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिनमें से कैश डिविडेंड बांटा जा सकता है, जिनमें से कैश डिविडेंड बांटा जा सकता है, ठीक है जी। इनमें से नहीं बांटा जा सकता, ठीक है, और इनमें से बांटा जा सकता है। डन जी। अच्छा, बात पता नहीं कहाँ निकल गई, मैं तो बात और कर रहा था। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो शेयर प्रीमियम है ना जी, शेयर प्रीमियम, ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके यूजेस निस्बतन कम है। देखो ना, आपके पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो जनरल रिजर्व में भी आप रख सकते हैं अलग करके,
रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उनको कैश डिविडेंड के तौर पे भी बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो रिटेन्ड अर्निंग से बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन शेयर प्रीमियम का तो कोई यूज़ है ही नहीं, कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे आकर फिर कैश फ्लो ने कहा नहीं, यूज़ मतलब नहीं है ना, कहीं और यूज़ नहीं ना कर सकते। यहाँ पे आके फिर हमें लॉ ने एक मशवरा दिया, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इक्विटी में हिट करानी है हमने, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इक्विटी में हिट करानी होती हैं, उनको रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंकने की बजाय बेहतर है शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो वहाँ पर फेंक दो, क्योंकि शेयर प्रीमियम का वैसे कोई इस्तेमाल है नहीं। ये कोई मेरे ख्याल में आपके सिलेबस में शायद 3 बनती हों, बहरहाल मेरे जहन में इस वक्त 2 फ़ौरन जो आ रही हैं, जो बताना चाह रहा हूँ, तीसरी में बताना नहीं चाह रहा असल में, ठीक है ना, तो इसलिए मैं सोच भी नहीं रहा। जो 2 मेरे जहन में हैं, जो मैंने आज आपको पढ़ानी थी, जिसलिए बुलाया था, वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक है बोनस शेयर्स, नॉट एज बोनस डिविडेंड, ठीक है ना, बोनस इशू, ठीक है ना, बोनस इशू, ठीक है। और दूसरा इशुएंस कॉस्ट। क्या जी? इशुएंस कॉस्ट किसे कहते हैं? आपको क्या लगता है, जैसे मैं कह रहा होता हूं कि जी उन्होंने मशीन ऑन की, प्रिंटर ऑन हुआ और उसमें से कड़क कड़क करके शेयर्स निकलने लग गए, क्या ये ऐसे शेयर्स इशू होते हैं? शेयर इशू करने में बड़ा सारा, आप जब सी लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, बड़ी सारी मुसीबतें होती हैं, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस बन रहा है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, और फिर वो इश्तिहार दे रहे हैं, और फिर पता नहीं लीगल कोई एडवाइज़र आ रहा है, और फिर कंपनी साथ अटैच, फॉर्म अटैच हो रही है, पता बड़ी सरदर्दी होती है, बड़ी कॉस्ट होती हैं। शेयर इशू करना ऐसे नहीं है लोगों से पैसे लेने, आपने बड़ी रेगुलेशंस लगाई हुई हैं एससीसीपी ने, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो उसने स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ने, बड़ी रेगुलेशंस होती हैं। ऐसे नहीं, देखो ना, मैंने आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे थोड़ा ही है कि कोई ऐसे ही टॉम डिक एंड हैरी उठे और कहे जी मैं कंपनी ओपन किया जाए, मैंने पैसे दो और कल नू ना हो बंदा होए ना कंपनी होए। बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, अवाम का पैसा आना है ना शेयर कैपिटल में, तो इसलिए कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो शेयर्स इशू करने पर अक्सर इशुएंस की कॉस्ट आती हैं। तो ये 2 बातें लॉ कहता है कि आप क्या करो, आप शेयर प्रीमियम को यूज़ करो, ठीक है। मशवरा क्या है कि शेयर प्रीमियम may be used किस किस काम के लिए जी? फॉर इशुएंस कॉस्ट, मतलब अच्छा, इशुएंस कॉस्ट क्या है? वकील को पैसे दिए, फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म हायर की, उसको साथ रख लिया, उन्होंने कुछ आपके इस इशुएंस के अंदर हेल्प की, कोई कंसल्टेंसी दी, तो कोई भी पैसे आपने खर्च किए, लेकिन वो रिलेट करते थे किससे? इशुएंस ऑफ शेयर्स से, ठीक है। अब वैसे इसकी एंट्री क्या बनती है? अगर मैं कहूं कि वैसे खर्चे की एंट्री क्या होती है, आपको कि जी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ओ भाई बात सुनो, ये जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे हो ना, ये कोई मुनासिब ट्रीटमेंट नहीं किया आपने। अगर आपने शेयर्स इशू करने के ऊपर ये खर्चा किया है तो अकाउंटेंट्स कहते हैं इसको पीएनएल में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करो, इसको बारों बार डायरेक्ट इक्विटी में लेकर जाओ। बारों बार कहाँ लेके जाओ? डायरेक्ट इक्विटी में लेकर जाओ। यानी कि एक्सपेंस ने भी बढ़ के प्रॉफिट को ही कम करना था ना, तो आप क्या कर लो, आप इसकी एंट्री करो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या कर लो? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, एक्सपेंस की एंट्री है, बस एक्सपेंस को डायरेक्ट कहाँ फेंक दो? रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है ना। अब ये शेयर एंट्री क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। किसकी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, या इशुएंस कॉस्ट कह लें इनको, इशू रिलेटेड कॉस्ट, शेयर्स इशुएंस रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है ना। लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड कहता है अगर आपके पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है तो मुनासिब है उसको शेयर प्रीमियम में हिट कर दो, क्योंकि शेयर प्रीमियम ने और कहीं इस्तेमाल तो होना नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको यूं बनाता हूं, असल में ना मैं यूं करता हूं, इसको उड़ा रहा हूं, ये नहीं बेहतर, बल्कि यूं बेहतर है। इशुएंस कॉस्ट की एंट्री क्या हो सकती है, ये मैं यूं कर लेता हूं, ठीक है ना। इशुएंस कॉस्ट की एंट्री क्या हो सकती है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट मैंने सिखाया कहां से? एक्सपेंस डेबिट से, ऐसे ही है ना। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, किसी भी खर्चे की एंट्री यही होती है, ठीक है, और सही है ना। लेकिन अगर
आपने ये खर्चा किया है शेयर्स इशू करने के लिए, तो पीएनएल में एक्सपेंस को हिट ना करो, बारों बार इक्विटी को लाके हिट करो, ये उसूल है हमारा। तो इक्विटी में कहां पर फिर एक्सपेंस को हिट करूं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। लेकिन एक ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास शेयर प्रीमियम पड़ा है तो आप यही वाली हिट किसको मार दो? शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है जी, और कैश को क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। अब ये कोई पाबंदी नहीं है, ये ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहो तो रिटेन अर्निंग में डेबिट करो, चाहो तो शेयर प्रीमियम में। यहां पे हमारा कंपनी लॉ आगे बढ़ा और उसने कहा भाई कोई मजबूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस यही है कि पहले शेयर प्रीमियम को यूज़ करो और अगर फिर भी कॉस्ट बढ़ जाए तो बाकी कहाँ डालो? रिटेन्ड अर्निंग्स में। हमने कहा वो क्यों सी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, वो क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा यार देखो बात ये है कि ये जो शेयर प्रीमियम है ना, इसका और तो कोई इस्तेमाल है कोई नहीं, तो चलो किसी काम में आएगा, ठीक है, जबकि जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल, ठीक है। तो इश्यूएंस कॉस्ट के लिए हमारे पास दो तरह से एंट्री हो सकती है। ऑप्शन 1, आप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल कैश क्रेडिट करो। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? अगर आपके पास शेयर प्रीमियम में बैलेंस अवेलेबल है, इफ बैलेंस इज अवेलेबल इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ हाँ ये बस फारिग पड़ा है। अब एक और चीज़ भी जहन में रखनी है, ठीक है, कि स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी, ऐसे मामला चल रहा है। ब्रॉड डाउन शेयर प्रीमियम में पड़ा है 30 रुपये, रिटेन्ड अर्निंग में 135 रुपये पड़े हैं, और आपकी इशू कॉस्ट आई है लेट्स से 40 रुपये। कितनी आ गई? अब आपने कहा जी मैंने तो ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, शेयर प्रीमियम को डेबिट करना है, तो शेयर प्रीमियम में आओगे तो 40 है ही नहीं, तो 40 डेबिट कहाँ से करोगे? तो 30 यहाँ से डेबिट कर लोगे और बकाया 10, तो इसका मतलब इसकी एंट्री बन जाएगी शेयर प्रीमियम डेबिट 30 से, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 10 से, और शेयर ये कैश क्रेडिट 40 से। ये बात समझ आई? ये इश्यूएंस कॉस्ट है ना, ऐसे ही आगे वो बोनस शेयर्स की बात भी मैंने ऐसे ही करनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, अगली बात बोनस शेयर्स। आपने अब आई कैप वाले असूल को फॉलो करना है, वरना वैसे तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, कोई कहे कि जी नहीं जी हमने तो बोनस शेयर्स की एंट्री रिटेन्ड अर्निंग में ही करनी है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आई कैप ने आपको जो मशवरा दिया है ना, मैंने ईमेल जो की थी उसके जवाब में उन्होंने कहा था आप उसी को फॉलो कर लें, मैं सवालों में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन स्टिल आई कैप ने यह भी कहा था कि कोई नहीं बच्चा, अगर दोनों में एंट्री इस यानी कि इस ईमेल से पहले, जब मैं हर दफ़ा पूछता रहता हूँ आई कैप को ना, छेड़ता रहता हूँ चीज़ों में, इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, 1-2 सवाल अभी पेंडिंग है, पूछ दूंगा इंशाल्लाह, आपको जाने से पहले बता दूंगा, जो 1-2 रहते भी थे, कुछ पूछ भी लिए थे, तो हमें पूछना पड़ता है चीज़ें, हम पूछते रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले जब कभी हुई थी इनसे मेरी कम्युनिकेशन, तो उन्होंने कहा था भाई दोनों ही सही हैं, बच्चा जो एंट्री कर दे हम नंबर दे देते हैं। फिर इन्होंने अपने सोल्यूशन के अंदर कंसिस्टेंसी शो ना की, तो फिर मैंने पकड़ा, मैंने कहा भाई बता दो यार, कुछ एक बता दो, बच्चा कंफ्यूज होता है, अब बंदा गोलियां तो नहीं ना करा सकता, ठीक है तो दोनों ट्रीटमेंट सही, कोई गलती तो दोनों में नहीं है, लेकिन आप कोई एक तरफ क्यों टिक रहे? तो फिर उन्होंने कहा जी इस तरह कर लें। क्या कर लें? अगर बोनस शेयर्स एज डिविडेंड बांटे गए, एज डिविडेंड, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल और इंटरिम डिविडेंड, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल और इंटरिम डिविडेंड, अगर तो फाइनल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल, क्या हंसी की क्या बात है भाई, तुम्हें क्या हंसी किस बात की आ रही है? फाइनल और इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। अगर तो इंटरिम या फाइनल डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हमने कहा कुछ कैश ले लो भाई, कुछ मुफ्त शेयर्स ले जाओ, ओनर्स को कहा, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड की कर रहे थे, मांगने वो डिविडेंड आए थे ओनर्स, हमने कहा यार कैश नहीं है थोड़े से शेयर्स ले जाओ, तो ये डिविडेंड के तौर पे बांटा जाता है, ठीक है ना। तो अगर तो हमने इसको बांटा है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल या इंटरिम डिविडेंड, तो इसकी एंट्री क्या कर लो?
डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन ये डिविडेंड डेबिट कहाँ कर लो, रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है जी, ओके। लेकिन एंट्री किससे करनी है, हमेशा विद फेस वैल्यू, इधर चक्कर ही कोई नहीं है प्रीमियम वाला, ठीक है। और अगर बोनस शेयर्स हैं एज फ्री शेयर्स, एज फ्री शेयर्स यानी बस बोनस इशू लिखा हुआ है, डिविडेंड के तौर पे नहीं है, तो एंट्री क्या कर लोगे, हाँ अब अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है तो उसको यूज कर लो, यानी डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट ही होना है, लेकिन इसको शेयर प्रीमियम में पहले डेबिट करो और जब तक ये बैलेंस अवेलेबल है तब तक इसको यूज करो, जब खत्म हो जाए तो एंट्री किससे करनी है, विद फेस वैल्यू, और शेयर प्रीमियम में कब करनी है, इफ बैलेंस इन शेयर प्रीमियम इज अवेलेबल। और इसमें भी साइंस वही है कि अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर 130 है, ये 235 है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी, चलो इसको हटा ही दें, ठीक है, 130 ही रखें जी, आपकी शेयर आपके बोनस शेयर्स इशू किया आपने, ठीक है, क्या किया जी, बोनस इशू, क्या किया जी, बोनस इशू, और शेयर्स हैं 100 रुपये के आपने जो मुफ्त में बांटे हैं, तो सबसे पहले इसको उड़ाओ, ठीक है जी। अब 100 रुपये के शेयर्स हैं, 30 रुपये का शेयर प्रीमियम उड़ गया, अब इधर कुछ नहीं बचा, तो बाकी फिर जाना उधर ही है जो हमारा असल घर था, जहाँ पे जाना था अल्टीमेटली, यहाँ पर क्रेडिट करके इसको। असल में ना ये बड़ी फनकारी होती है बोनस इशू वाली। आप गौर तो करें, शेयर कैपिटल कौन से पैसे होते हैं, जरा बता सकता है मुझे कोई, शेयर कैपिटल कौन सा पैसा होता है जो जो घर से जो चस नहीं आई पड़ा होता है, चस नहीं आई, क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो शेयर कैपिटल में पैसे पड़े होते हैं ये कौन से पैसे होते हैं, जो कंपनी की मौत पर वापस मिलेंगे। मौत वाली बातें याद रखें बेटा, सबसे बड़ी चीज़ यही याद रखने वाली है, ठीक है। कबर हर उम्र की मिलेगी, है नहीं कि तुसी स्टाम कराया तो मैं कराया है, तो बाबे ही जान गए, पहले आने की सिर्फ तरतीब है, जाने की कोई नहीं है। सुनो भाई सुनो, ये शेयर कैपिटल वाला पैसा वो है जो परमानेंटली कंपनी के पास है जब तक कंपनी जिंदा है। शेयर कैपिटल वाले पैसे आपको कभी भी कंपनी वापस बाय बैक आपके सिलेबस में नहीं निकाल दिया, एक अपने 2-3 अटेम्प्ट पहले, ठीक है ना, बहरहाल सोचो ही ना, इसको सोचो ही ना, होता है सोचो ही ना। शेयर कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी ने वो तब वापस करना है जब वाइंड अप होगी, उसमें भी सारे एसेट्स बिकेंगे, सारी लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी, फिर भी कुछ बच गया तो बचा खुचा मिलेगा शेयर होल्डर को। इसका मतलब शेयर कैपिटल वाला पैसा वो है जो परमानेंटली कंपनी के पास है ओनर का, कंपनी में से ओनर निकाल नहीं सकता अनलेस के कंपनी वाइंड अप हो जाए। गॉट इट, बात समझ आती है। रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सा पैसा है, परमानेंटली कंपनी का है या ये ओनर निकाल सकता है। अब फनकारी चेक करो आप, बोनस शेयर्स इश्यू करके हमने उनको तो खुश किया, तुम्हें और शेयर दे देते हैं फ्री में, फ्री में, फ्री में। किया क्या, टेम्परेरी टाइप पैसे थे, यहां से निकाले और परमानेंट बना लिए। देखो फनकारी चेक करो कंपनी की। अब ये 100 रुपये, हाँ खैर चलें, छोड़े छोड़े अकाउंटेंट्स की फनकारियां छोड़े इनको। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, ऐसी मैंने बात की, इररेलेवेंट बात थी, ये बात समझ आ रही है। बोनस शेयर्स अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल या इंटरिम डिविडेंड होंगे तो एंट्री क्या करोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। और अगर एज फ्री शेयर्स बांटे गए हैं, एज डिविडेंड नहीं है, तो फिर पहले शेयर प्रीमियम को यूज करो और कुछ बचे तो फिर जाओ। ये मेरा मशवरा है, ठीक है ना। अच्छा, बाकी अगर क्लियर ना हो रहा हो सवाल में तो कोई मसला नहीं है, कोई एक अजम्पशन नोट डाल देना, उसको पता लग जाएगा कि आपको ट्रीटमेंट आता है। वैसे क्लियर होगा, नहीं होता क्लियर तो नोट डाल देना, ठीक है, सही है। तो विद फेस वैल्यू करो, इफ बैलेंस इन शेयर प्रीमियम इज अवेलेबल, पूरी बात लिख दूं, यूज इट फर्स्ट, फर्स्टली यूज इट, फर्स्टली लिखूं ना, फर्स्टली याद रह जाता है आपको, ऐसी गंदी सी अंग्रेजी याद रहती है आपको। फर्स्टली, फर्स्टली यूज शेयर प्रीमियम, ठीक है। ऊपर भी ऐसा ही था, फर्स्टली इफ बैलेंस अवेलेबल इन शेयर प्रीमियम अकाउंट,
ठीक है, फर्स्टली यूज इट। और सही है ना ये, ताकि आपको ये ज़रा याद रह जाए कि अगर काम पूरा ना हो तो फिर शेयर प्रीमियम ख़त्म हो जाए तो वो जो सवाल ही पूछा था किसी स्टूडेंट ने यहाँ से पिछली क्लास में, ठीक है ना। तो ये मैंने एक जनरल सी डिस्कशन कर दी ताकि आपको सवाल हल आपसे हो सके। एक दो बातें और छोटी छोटी करता हूँ, सवाल मैं नहीं करवा रहा, सवाल आप करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह उनके बाद ढेर सारे, ठीक है। सवाल नहीं करवा रहा, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ये दो बड़ी अहम बातें थी। इश्यूएंस कॉस्ट की एंट्री क्या है? एक्सपेंस, इश्यूएंस कॉस्ट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं 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 एक्सपेंस नहीं, अकाउंटेंट्स कहते हैं इसको डायरेक्ट इक्विटी में हिट करो, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हो तो पहले उस वेले को इस्तेमाल करो, उस वेले ने और कहीं तो इस्तेमाल होना नहीं, ठीक है। और अगर ना पड़ा हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दो, और अगर कुछ पड़ा हुआ है और कॉस्ट ज्यादा है तो पहले उससे खत्म करो, बाकी ले जाओ रिटेन्ड अर्निंग को। मसला बोनस शेयर्स अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है तो उनकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कर लो। अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो करता भी है तो इसकी एंट्री यही करना, ठीक है ना। और अगर एज फ्री शेयर्स बांटा जाए और शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो पहले उसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। कोई मसला तो नहीं इसमें। चलो अब सवालों की तरफ आते हैं, ज़रा क्विकली इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चों ने किया? इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, है तो पूछ लेना। मैं जो कहता हूँ ना नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि ना पूछो, है तो पूछो, आपको हो सकता है, मुझे नहीं होना चाहिए मसला, तो आपको तो होना चाहिए। अगर है तो पूछ लेना, ठीक है। आपने किया ये सवाल? कब करना? छुट्टियों पे थे, अब आगे भी छुट्टियों पे चले जाओ, पक्के पक्के छुट्टियों पे चले जाओ, बदतमीज। सेकंड में कोई मसला बच्चों? आपने किया? हाँ आपने किया? उमैर आपने किया ये सवाल? तो फिर तो किसी ने नहीं किया ना, मतलब तो कोई नहीं ना हुआ आप लोगों का सवाल। चले जी, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 3 हुआ। अब इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, आज तो IAS 8 भी पढ़ लिया, ऑडिटेड ड्राफ्ट ये भी समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, चले खैर छोड़ें। पीएल स्टेटमेंट इक्विटी बनानी है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव, यानी आज की क्लास के बाद अब ये सवाल कुछ बेहतर हो गया होगा, बल्कि IAS 8 की सुबह वाली क्लास के बाद और बेहतर हो गया होगा। लेकिन कोई मसला नहीं, मुझे भी देख रहे थे, इसमें कोई मसला तो नहीं ऐसा जो मैंने डिस्कस करना हो। एसेट रीवैल्यू हुए, अच्छा ये देख लेंगे आप। 25% राइट शेयर्स आपको देखना चाहिए खुद। बोनस, हाँ ये देखो, नहीं बोनस इशू है एज फाइनल डिविडेंड। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट हो और शेयर कैपिटल। अच्छा, इसमें इस एंट्री में बोनस शेयर्स की एंट्री में कभी भी शेयर प्रीमियम नहीं आना, क्योंकि ये एंट्री हमेशा किससे होती है? जरा चाहती ना मार है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सोल्यूशन कहाँ है? ये फाइनल कैश डिविडेंड अगले साल में तो बोनस इंटरिम बोनस यही है, ऊपर वाला किस में से निकल रहा है? शेयर प्रीमियम तो पड़ा है, शेयर देखो ना, असल में सवाल में ऊपर चला गया ना, मैं इधर लिख देता हूं। ये 2000, ये 320, 1850, 1677, 26, और ये हैं क्या क्या? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा ये जनरल रिजर्व है, इधर किधर आ गया यार, पुट्टी साइड पे। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन। अब देखो शेयर, बोनस शेयर से बोनस इशू है ना, और बोलो, लेकिन एज अ डिविडेंड उन्होंने बोला तो कहाँ से निकला हुआ है? अब ये आईकैप का सोल्यूशन है। अब ये रिसेंट सोल्यूशन है, आईकैप ने लेटेस्ट किताब के अंदर यही चेंज कर दिया था ना, ऐसे ही किया था, तो फिर मैंने उनको फिर पकड़ा था जाकर, तो उन्होंने ये बात की। तो आप रिलैक्स होकर वो करें जो कह दिया आपको, ठीक है। और किताब में कहीं कोई पुराना सोल्यूशन मिल जाए उसको सही कर लेना है, मुझे भी बता देना है, खुद भी सही कर लेना है। बी कॉन्फिडेंट, अगर एज डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग डेबिट, और अगर सिर्फ बोनस इशू है, कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा वो भी, बल्कि कहीं पे क्या ऊपर ही लिखा हुआ था। खैर चले, एक और भी बोनस नज़र आ रहा था, इंटरिम भी बोनस है, इंटरिम में भी बोनस है, और शायद वो डिविडेंड के तौर पे होगा, उसी में से निकल रहा है। आप सवाल में जाके देख भी लेते हैं, ठीक है। कहता है ये सवाल था, ये बोनस इशू ऑफ 15% वॉज मेड ऑन यकम सितंबर एज इंटरिम फाइनल इंटरिम। तो डिविडेंड के तौर पे आपको अगर बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं तो आपने एंट्री क्या करनी है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। क्वेश्चन नंबर 2, बोनस इशू डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग 18 एज इंटरिम एंड फाइनल। सवेरे क्लास में बता रहा था, पता नहीं इसी क्लास में बता रहा था, भाई ये टर्म्स यूज ही किस लिए होती हैं? डिविडेंड के लिए। इंटरिम फाइनल इशू कोई नहीं होता, हमने हर साल के
ख़त्म होने पर अगले साल में मुफ्त में शेयर्स बांटने हैं जी, फाइनल इशू। कहाँ से ये, कहाँ से आपने सुन लिया? ऐसी कोई बात होती ही नहीं, ठीक है। फाइनल इंटरिम डिविडेंड के बारे में होता है कि सारे साल के प्रॉफिट्स देखते हुए फाइनल डिविडेंड, और फिर कुछ इस साल के प्रॉफिट देखते हुए इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड देते हुए पैसे कम पड़ जाएं कभी कभी तो हम मुफ्त में शेयर भी दे देते होते हैं, ठीक है ना, सही है। पहले सवाल के अंदर देखो क्या लिखा हुआ था, द कंपनी ऑल्सो मेड अ बोनस इशू, बस चुप कर गया। अब अगर बोनस इशू किया है, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ डिविडेंड। अब अगर शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है तो पहले डिविडेंड को उसमें हिट कराओ, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब कितना था? 2 for 1, 1/2 है। 2 शेयर्स फॉर एवरी, नहीं देखो बेटा, 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 है तो 200% था। क्यों नहीं हजम होती ऐसी बातें आपको? 200%, ठीक है। अब कितना बनता है जी? पहले शेयर कैपिटल कितना था? इसका मतलब मजीद कितना इश्यू करोगे? 6000। अब जब शेयर प्रीमियम को आगे चाहती मारी तो वहां कितना निकला? 1900। ये उड़ जाएगा और बाकी सारा रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि एंट्री क्या होनी है? शेयर प्रीमियम डेबिट। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम कम पड़ जाए तो फिर बैलेंसिंग फिगर कहां फेंक दोगे? वो तो अपनी जगह मौजूद है खिदमत के लिए अभी भी, ठीक है। मारे नजर जरा, ये जी 6000 का शेयर कैपिटल बढ़ा है, 1900 शेयर प्रीमियम उड़ा दिया, बाकी वो ठीक है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए हो? अब बस एक आधी बात और सुनो, ये जो यहाँ पे यूज होनी है, क्योंकि ये सवाल 3 में और कोई मसला तो नहीं है। 3 में अब होगा भी नहीं, लेकिन आपने इस 3 को बहुत अहम समझना है। और अब आज असल सवाल इसके होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, असल सवाल आज होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक दो बातें सुन लें। इन्ने बड़े सवाल ने दे, एक दो बातें मैं कर रहा हूं वैसे ही। काशिफ वो बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद यार वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ओए होए, ये ही काशिफ वाला। एक कार ही लोगे, अब आप क्या कर सकता हूं मैं। अच्छा सुनो, 2-3 बातें इसमें और सुनते चलो। पहली बात, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड फाइनल डिविडेंड, ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब फाइनल होती हैं ना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर लेता है, फाइनल करता है, ऑडिट रिपोर्ट लगा देता है, तो फिर इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टर्स क्या करते हैं? साइन करते हैं। ये क्या है? डायरेक्टर्स के साइन, ठीक है। डायरेक्टर्स साइन, ये क्या कर दिया डायरेक्टर्स ने? साइन। इसको कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज करना फॉर इश्यूएंस। जिस वक्त डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करने लगते हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं दिखाऊं भी सही साइन कैसे होते हैं। एक मिनट, ये जी नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और ये नोट्स चल रहे हैं। आ जाए इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फेस पर अल्लाह करे लब जाए, अब साइन मिलेगा ज़रूर। नोट्स मुक्कन के ताना, ये देखें, ये क्या है जी? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साइन, सैयद सैफुल इस्लाम के, समीर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सेमर के पता नहीं क्या, और शाहजी के भी, चेयरमैन साहब के भी साइन है, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये ऑथराइज कर दी जाती हैं फॉर इशुएंस। लेकिन ये कब की जाती हैं? ये कब की जाती हैं? ये तब की जाती हैं जब ये रिपोर्ट कितने भाई ऑडिटर दी, ये तो ऐसी पता नहीं, ये जब कौन है भाई ऑडिटर आजकल इनका? ये PwC है मेरे ख्याल से, नहीं KPMG तासीर आदि एंड को। ये उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट लिखी, उन्होंने बताया ये है वो है, सब ओके है, सब सही है, गलतियां होती हैं वो सही भी करवा लेते हैं। उसके बाद जैसे ही ऑडिटर ने ये साइन किए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा होता है, तो फिर पता लगता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाउ फाइनल है। अब कोई इनमें मसला नहीं है, जो थे वो भी निकल गए। तो डायरेक्टर्स इसको करते हैं ऑथराइज फॉर इशुएंस, ठीक है, साइन कर दिए। अब
जब ये फाइनल होती हैं तो ये वो वक्त होता है जब कितने के प्रॉफिट्स, जब यहां पे प्रॉफिट नजर आते हैं जी, ये 7,354, आगे ढेर सारे सिफर, इतना प्रॉफिट है। इन प्रॉफिट्स को देखते हुए डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, क्या करते हैं जी, प्रपोज या रेकमेंड करते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनल प्रॉफिट्स को देखते हुए क्या किया जाता है जी, प्रॉफिट जब फाइनल हो जाते हैं, फाइनल होने के बाद, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या पीएनएल के बाद, प्रॉफिट के बाद डायरेक्टर्स क्या करते हैं जी, रेकमेंड करते हैं। क्या करते हैं, फाइनल डिविडेंड इज रेकमेंडेड। असल में ना आप सी लॉ आप साथ नहीं ना पढ़ते, इसलिए ज़रा मसला है, मैं पढ़ा रहा हूँ। फाइनल डिविडेंड इज रेकमेंडेड, क्या मतलब, फाइनल नहीं है, रेकमेंडेड। इसको रेकमेंडेड भी कहते हैं, प्रोपोज्ड भी कहते हैं। ये भी आपको दिखाता हूं, देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैसे आप ये चीजें बना रहे हैं। स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर देखो जरा, फाइनल डिविडेंड 17 का, किस साल में, वो ये देखो इसमें वो रीस्टेटेड भी है, सुभान अल्लाह, छोड़ो, ये फॉर द ईयर 18 है, इसके अंदर फाइनल क्या आ रहा है, 17, ऐसे ही है ना, ये 19 है, इसके अंदर फाइनल क्या आ रहा है, 18। ये सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, आप ना बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। मैं बताना बस ये चाह रहा हूं कि 19 का फाइनल आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है, हमारे 2 साल जो हैं वो 19 और 18 हैं। अब 19 का डिविडेंड कितना है, देखो 19 का फाइनल तो 20 में जाएगा, क्या ख्याल है, 19 में नजर आ रहा है 18 का फाइनल, और बोलो ये क्या है, ये 18 है, इसमें 17 का फाइनल, और ये 19 है, इसमें 18 का फाइनल, तो फिर 19 का फाइनल कहां है, अब है तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर ये डिक्लेयर्ड, तो अकाउंटिंग में तो यहां नहीं आएगा, लेकिन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक लाइन लिखी जाती है कि डायरेक्टर्स ने प्रॉफिट्स को देखते हुए 10% लेट्स से डिविडेंड प्रपोज किया है। क्योंकि यूजर ने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले ये लाइन जाके देखनी होती है। यूजर कौन, शेयर होल्डर है, ठीक है, जो मेरे आप जैसा शेयर होल्डर होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब उसको पहुंचती है ना एजीएम के नोटिस के साथ, वो बाकी चीजें बाद में देखता है, पहले वो देखता है कितना डिविडेंड है, ठीक है। अब वो कहां मिलेगी लाइन आपको, अल्लाह भला करे, अल्लाह करे मिल जाए, होनी तो एंड पे है बिल्कुल। चलो जब नोट्स एंड होंगे, चल पड़े जी, सफर जारी है। ये टाइप हाँ हम ही करते हैं, ठीक है, हम नहीं करते, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर नहीं करता, अकाउंटेंट करता है, ये सारा कुछ है। और टाइप क्या होता है यार, टाइप हुआ पड़ा होता है, बस हर साल वही उठा के आगे फिर चेंजेस करते हैं, और बार बार थोड़ी लिखते हैं, नई चीज़ आती है सिर्फ वो डालते हैं। इधर देखें, या अल्लाह खैर, यार मुझे वो नहीं नज़र आ रही, कहाँ गई पता नहीं, काश के मुझे मिल जाए, मैंने पढ़ाया हुआ है फेयर 2 वालों को, क्योंकि उनकी ज़रूरत है ना, उन्होंने तो इसको, ये IAS 10 के अंदर लिखा गया है कि ये डिस्क्लोजर लाजमी होता है देना, ठीक है। ये करीब है बस, करीब है बस, ये कैपेसिटी शपैसिटी ये वो सारा कुछ लटरम पटरम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारे ना नोट्स ये FAR 2 में आप बनाना सीखते हैं, ऐसे ना इजी लें आप खुद को, आप खुद को इजी ना लें बस। ज़रा पॉज कर दें यार, मैं ढूंढ ही लूँ। अच्छा बच्चों, माजरत, बच्चे कह रहे हैं कि घर से ही ढूंढें, टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया ऑलरेडी, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो 2019 की हैं ना, तो इनका जो फाइनल डिविडेंड होगा वो सिर्फ प्रपोज किया जाएगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उसकी एंट्री तो होगी 2020 में जाके। लेट्स से कैश डिविडेंड तो एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट, कब जाके होगी, 2000, लेकिन ये रेकमेंड किया जाएगा इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब शेयर होल्डर एजीएम में आकर इस रेकमेंडेड को अप्रूव करते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं, डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ रही। शेयर होल्डर्स ने, अपना डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया डिविडेंड 10%, शेयर होल्डर्स ने कहा नहीं 8% होना चाहिए, तो 8% ही प्रिवेल करेगा।
मैं कह रहा हूँ अगर कह दें तो हम बड़े अच्छे हैं जी, हम कंपनी को बिजनेस को बढ़ाएं, ठीक है। शेयर होल्डर ने प्रपोज किया 10% और उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको क्या करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया जी, डिसअप्रूव किया, क्या कहते हैं जी, अप्रूव कर दें फिर तो ओके है, 10% है 10% है, डन, ये तो कहानी होगी ना, ओके। डिसअप्रूव कर दिया, नहीं जी हमें नहीं पसंद। हमने कहा अच्छा क्या चाहते हो, उन्होंने कहा जी हम इससे कम लेना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा ओके, तो ओके, ठीक है। लेकिन अगर वो यूं कहें हमें तो 12% चाहिए, तो लॉ कहता है ओके 10 पे ही रहेगा। यानी शेयर होल्डर्स जब अप्रूवल करेंगे प्रपोज डिविडेंड का, तो वो अप्रूवल रेकमेंडेड डिविडेंड से ऊपर नहीं जा सकता, बराबर या नीचे हो सकता है, ठीक है, ऊपर नहीं जा सकता। अब सवाल आपको कहे कि डिविडेंड जो है वो डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया था 10%, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया 12, तो आपने 10 ही लेना है। और अगर वो कहें शेयर होल्डर डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया था 10%, लेकिन शेयर होल्डर्स ने आके अप्रूव किया 8%, तो आप 8 ही लें, ठीक है। अगर कम अप्रूव करें तो कम वाला ले लेना है, अगर ज्यादा करें तो फिर नहीं ले सकते, ओके डन। ये एक और बात आ गई। और एक आखिरी बात सुनो और फिर जाओ। कभी कभी यूं कहा होता है जी 15% डिविडेंड, क्या कहा होता है जी, तो हम क्या करते हैं, हम शेयर कैपिटल ₹500 मिलियन लेट से हमारा शेयर कैपिटल, हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं जी 15%। कभी कभी यूं भी हो सकता है कि सवाल के अंदर आपको कहे या लेट से रुपीज़, ओके, सवाल के अंदर लिखा हो शेयर कैपिटल जो है वो 500 जी रुपीज़ इन मिलियन, ऐसे ही होता है ना, और ब्रैकेट में लिखा हो ये ₹10 पर शेयर, यानी कि 50 मिलियन शेयर्स होंगे, यही मतलब है ना इसका, फेस वैल्यू लगा लें तो, ठीक है। अब सवाल के अंदर कभी कभी वो डिविडेंड इस तरह से बता दें, डायरेक्टर्स या कंपनी अनाउंस्ड आ डिविडेंड ऑफ ₹1.5 पर शेयर। हाँ जी, अगर डिविडेंड पर शेयर दे दे तो या तो 50 नंबर ऑफ शेयर्स, ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 क्या है, बस ये आखिरी बात है, बस छुट्टी 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 बिल्कुल छुट्टी। ऑप्शन 1 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, आप कहोगे जी ₹500 मिलियन है, डिवाइडेड बाय ₹10 करो, तो आता है जी 50 मिलियन शेयर्स। इसको मल्टीप्लाई करें ₹1.5 पर शेयर से, तो आंसर क्या आता है जी, 75 मिलियन, ऐसा ही है। 75 मिलियन रुपीस का क्या बांट दिया हमने, डिविडेंड। लेकिन अगर कोई चाहे नहीं जी ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे तो आदत है परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने की, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ₹1.5 को डिवाइड कर देंगे ₹10 पर शेयर से, इसका आंसर आ जाएगा 15%। आप 15% यूज करना चाहें तो अब ₹500 मिलियन पर ही क्या लगा दें, 15%, आंसर वुड बी सेम ₹75 मिलियन, ठीक है। तो सवाल में किसी भी तरह से डिविडेंड दिया हो सकता है। तो ये दो बातें और अहम बतानी थी, एक एंट्रीज की बात करनी थी, दूसरा ये अगर डायरेक्टर्स रेकमेंड करें डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स उसके बराबर या उससे नीचे अप्रूव करें तो वही मानना है, लेकिन अगर उससे ऊपर का बोल दें कि जी हमने ऊपर अप्रूव किया है तो वो फिर कैंसिल कर देना है, वो नहीं मानना, बल्कि डायरेक्टर्स वाला ही डिविडेंड रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको पर शेयर डिविडेंड दे दिया जाए तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के भी डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज में उस पर रुपी डिविडेंड को कन्वर्ट करके नॉर्मल तरीके से भी चल सकते हो, ठीक है। अब आप ना कोशिश करके 2 कुछ सवाल और अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। आप ये 5वां और 6ठा भी अब करें इंशाल्लाह। कल इनको तो नहीं डिस्कस कर सकूंगा अब मैं, इसको फिर मैं कोई वीडियो के अंदर डिस्कस करके आपको छुट्टियों में दे दूं या बाद में अगले वीक में करेंगे। आपके ये सारे ही हो गए, ठीक है, 4, 5, 6, कोई नहीं, कल करके आने की ज़रूरत, कल ना करें, छुट्टियों में बैठें सुकून से कर लें, एक दिन एक सवाल करें, दूसरे दिन दूसरा करें, कोई जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन आप इनको छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये डिस्कशन मैंने इसलिए किया, मैंने पढ़े नहीं है सवाल, मैंने पढ़े नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये 2-3 बातें इसके अंदर हो सकती हैं, टच हो जाएं। इससे ऊपर कोई होंगी तो जाहिर है सवाल तो मैंने करवाने हैं, अभी डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन आपने अब ये सारे सवाल कर लेने हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।